नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारा चैनल फियरलेस फाइनेंस विद अमित। मैं हूं अमित सर। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर बीमा कंपनी सबको बिना चेक किए बीमा देने लगे तो क्या होगा? सोचो, कल का कोई गंभीर हार्ट का मरीज या कोई जिसे पहले से ही कैंसर है, वो भी बोलेगा चलो बीमा ले लेते, और फिर कंपनी डूब जाएगी। अब यही पर आता है असली हीरो अंडरराइटर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अंडरराइटिंग क्या है, ये क्यों जरूरी है, कैसे काम करता है और बीमा कंपनी किस तरह तय करती है कि किसको बीमा देना है और किसको मना करना है। चलो शुरू करते हैं इस बीमा वाली जासूसी कहानी को। सबसे पहला, अंडरराइटिंग का पर्पस, मकसद। अंडरराइटिंग के दो बड़े काम होते हैं। सबसे पहला काम, रिस्क को देखना, क्लासिफाई करना और तय करना कि बीमा मिलेगा या नहीं, और वो मिलेगा तो वो किस शर्त में मिलेगा। दूसरा आते हैं एंटी सिलेक्शन से बचना। ठीक है। अब आता है एंटी सिलेक्शन। एंटी सिलेक्शन को समझिए कि मान लीजिए कि मोहल्ले में एक आदमी है जिसे पता है कि उसका हेल्थ बहुत खराब है। वो सोचता है चलो बीमा ले लेते हैं, जल्दी फायदा होता है। अगर कंपनी बिना सोचे समझे सबको बीमा देती रहे तो भाई कंपनी का तो सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए अंडरराइटिंग ही वो फिल्टर है जो कंपनी को घाटे से बचाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इक्विटी अमॉन्ग रिस्क, सबको बराबरी का इंसाफ। इक्विटी मतलब कि जिसका रिस्क बराबर है उसका प्रीमियम भी बराबर होना चाहिए। इसलिए मोर्टेलिटी टेबल काम आता है, जिसमें लिखा होता है कि औसतन कितने लोग किस उम्र में मरते हैं। ये थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन सच यही। अब अंडरराइटर लोगों को रिस्क का हिसाब से चार क्लास में बांटते हैं। सबसे पहले वाले लोग स्टैंडर्ड लाइफ, ये वैसे लोग होते हैं जिनकी सेहत नॉर्मल है, मतलब औसतन उतने ही साल जिएंगे जितना टेबल या तालिका कहती है, अंडरराइटर। दूसरा आता है प्रीफर्ड रिस्क, ऐसे लोग जिनका सेहत एकदम झकास है, जिम जाते हैं, स्मोकिंग नहीं करते हैं, खाने में हल्दी दूध पीते हैं, ऐसे लोग ज्यादा जीते हैं और इन्हें सस्ता प्रीमियम मिलता है। अब आते हैं सब स्टैंडर्ड लाइफ, वैसे लोग जिनकी सेहत थोड़ी गड़बड़ होती है, जैसे कि उनका बीपी है, डायबिटीज है या फैमिली में जल्दी मौत का इतिहास है। बीमा मिलेगा उनको, किंतु एक्स्ट्रा प्रीमियम उनको साथ में देना पड़ेगा। अब आते हैं नंबर 14, डिक्लाइन लाइफ। ये वैसे लोग होते हैं जिनका रिस्क इतना ज्यादा है कि कंपनी कहती है भाई माफ करना, तुम्हें बीमा देना मेरे बस की बात नहीं। जैसे किसी को कैंसर है या हाल में ही किसी का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, वैसे लोगों को बीमा नहीं मिलता है। ठीक। अब अंडरराइटिंग प्रोसेस कैसे होता है, ये दो लेवल का होता है। पहला होता है फील्ड लेवल, माने प्राइमरी अंडरराइटिंग। यहाँ पर एजेंट सबसे बड़ा रोल निभाता है। एजेंट ग्राहक से मिलता है, उनकी असली स्थिति जान सकता है, क्योंकि अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट में बैठा आदमी तो सिर्फ कागज देखेगा, लेकिन एजेंट तो सामने से देख रहा है आदमी स्वस्थ है या वो दिखावा कर रहा है। जैसे मान लो कि किसी ने फॉर्म में लिखा है कि मैं शराब नहीं पीता हूँ, लेकिन एजेंट देख रहा है कि उसके सांसों से अल्कोहल की स्मेल आ रही, तो असली सच एजेंट पकड़ सकता है। इसलिए एजेंट को प्राइमरी अंडरराइटर भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा, डिपार्टमेंट लेवल का अंडरराइटिंग, यहाँ स्पेशलिस्ट लोग बैठते हैं, सारे डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट, मेडिकल टेस्ट का रिपोर्ट देखते हैं, फिर फैसला करते हैं कि बीमा मिलेगा या नहीं, और मिलेगा तो किन शर्तों पर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं मेथड्स ऑफ अंडरराइटिंग, तरीके। अंडरराइटिंग के तरीके क्या है? दो मेथड के होते हैं। सबसे पहला जजमेंटल मेथड, जब मामला बहुत कॉम्प्लेक्स हो, अंडरराइटर अपने एक्सपीरियंस और जजमेंट का फैसला लेता है। जैसे कोई आदमी युद्धग्रस्त देश में रह रहा है, अब वहां का रिस्क कैसा कैलकुलेट करेंगे, तो यही जजमेंट काम आता है। ठीक है। नंबर दूसरा, न्यूमेरिकल मेथड, इसमें रिस्क को पॉइंट में मापा जाता है, जिसका ज्यादा पॉइंट उसका रिस्क सबसे ज्यादा। सबसे पहले नेगेटिव फैक्टर, जैसे हार्ट डिजीज में पॉजिटिव पॉइंट दिए जाते हैं। ठीक है। पॉजिटिव फैक्टर जैसे गुड फैमिली हिस्ट्री में नेगेटिव पॉइंट दिए जाते हैं। ठीक है। इन सब का जोड़ निकाला जाता है, जिसमें एक्स्ट्रा मोर्टेलिटी रेटिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? ईएमआर, एक्स्ट्रा मोर्टेलिटी रेटिंग स्कोर। ईएमआर ज्यादा हुआ तो बंदा सब स्टैंडर्ड है, जैसे पॉइंट ज्यादा हुआ तो बंदा सब स्टैंडर्ड है, और बहुत ज्यादा हुआ तो प्रपोजल डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अंडर राइटिंग डिसीजन, कंपनी का फाइनल वर्डिक्ट।
कंपनी के पास कई ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन एक्सेप्टेंस एट ऑर्डिनरी एड्स, मतलब सब कुछ नॉर्मल है तो प्रीमियम भी नॉर्मल लगेगा। अब दूसरा पॉइंट एक्सेप्टेंस विद एक्स्ट्रा प्रीमियम, सेहत थोड़ी कमजोर है तो प्रीमियम ज्यादा लगेगा। जैसे अगर बाइक पुरानी हो तो इंश्योरेंस ज्यादा लगता है ना गाड़ी का, तो वैसे ही बॉडी में भी वही दिक्कत है, तो प्रीमियम ज्यादा देगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट एक्सेप्टेंस विद लियन ऑन सम एश्योर्ड। यहाँ कंपनी कहती है कि अगर तुम टीबी से मर गए तो पूरा पैसा तुमको नहीं मिलेगा, पार्शियल पेमेंट मिलेगा, मतलब कंपनी अपना रिस्क को कम कर ले। अब आते हैं एक्सेप्टेंस विद रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज, इसमें क्लॉज जोड़ दिया जाता है जैसे कि प्रेगनेंसी क्लॉज, अगर किसी महिला की प्रेगनेंसी से रिलेटेड डेथ हो गई तो डिलीवरी के 3 महीने के अंदर तो पैसा उसके नॉमिनी को नहीं मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट डिक्लाइन और पोस्टपोन, कभी-कभी बीमा मना भी कर दिया जाता है, जैसे कोई कैंसर पेशेंट तो डिक्लाइन, या हाल में ही बड़ी सर्जरी हुई तो कंपनी कहती है कि भाई अभी नहीं, कुछ महीने के बाद आना। ठीक है? सोचो दोस्तों, अगर बीमा कंपनी हर बार आपका खून, यूरिन, ईसीजी, एक्स-रे सब करवाती रहती तो बीमा लेना मतलब डॉक्टर डे आप मना रहे होते उस दिन। ठीक है? लेकिन अच्छी खबर ये है कि बहुत सारे बीमा जो है बिना मेडिकल टेस्ट के भी मिल जाते हैं। यानी कि इंश्योरेंस भी और इंजेक्शन से बचाव। अब आते हैं, जैसे मैंने बोला कि बिना मेडिकल टेस्ट का, तो आते हैं नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग क्या है? कई बार इंश्योरेंस कंपनी मेडिकल टेस्ट नहीं कराती और प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर ली। ऐसे प्रपोज़ल कहलाते हैं नॉन मेडिकल प्रपोज़ल्स। मतलब कि अगर आपकी एंट्री एज, सम एश्योर्ड और बाकी सब बातें यदि नॉर्मल हैं, तो बीमा मिलेगा आराम से बिना सुई चुभाए। दूसरा पॉइंट, नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग का कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है? हर किसी को ऐसे ही पास नहीं करते हैं। कंपनी कुछ कंडीशन देखती है, एंट्री एज कितना है, इंश्योरेंस प्लान कौन-सा है, सम एश्योर्ड कितना है, पॉलिसी टर्म कितनी लंबी है। ये अगर लिमिट के अंदर है, तो इंश्योरेंस मिल जाएगा बिना मेडिकल टेस्ट के। जैसे अगर कोई 25 साल का लड़का 5 लाख का टर्म प्लान ले रहा हो, तो शायद टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही लड़का बोले कि मुझे 3 करोड़ का कवर चाहिए, तो फिर कंपनी का कान खड़ा हो जाएगा और बोलेगा भैया पहले हेल्थ रिपोर्ट लेके आओ। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट रेटिंग फैक्टर्स इन अंडरराइटिंग। अब असली खेल शुरू होता है, रेटिंग फैक्टर। यानी कंपनी देखेगी कि आपकी लाइफ में ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो रिस्क को बढ़ा सकते हैं। ये फैक्टर 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला मोरल हैज़र्ड, जैसे मैंने पिछला अध्याय में बताया ना मोरल हैज़र्ड, आपका कैरेक्टर, आपका पैसा, आपका जो है आदतें, ये सब वगैरह वो चेक किया जाता है। एक होता है फिजिकल या मेडिकल हैज़र्ड, आपका हेल्थ, फैमिली हिस्ट्री वगैरह चेक किया जाता है। जैसे अगर कोई 40 साल का आदमी बीमा लेने आया, इनकम 20,000 रुपया महीना और इंश्योरेंस माँग रहा है 1 करोड़ का, तो कंपनी सोचेगी ना, भाई इतनी बड़ी रकम क्यों चाहिए? कहीं और कोई गेम प्लान तो इसके दिमाग में नहीं चल रहा है। ठीक है? अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आते हैं फीमेल इंश्योरेंस। फीमेल इंश्योरेंस के बारे में हम बात करें तो एक गुड न्यूज़ ये है कि महिलाएँ औसतन पुरुषों से ज़्यादा, लेकिन भारत में कुछ सोशल प्रॉब्लम भी है, जैसे डाउरी रेट, एक्सप्लॉइटेशन वगैरह। प्रेगनेंसी में भी रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी चेक करती है कि महिला अर्न कर रही है या नहीं, प्रीमियम देने की कैपेसिटी है या नहीं, कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है। जैसे अगर एक वर्किंग वुमन है, तो उसे इंश्योरेंस आसानी से मिलेगा, लेकिन कोई लड़की जिसकी इनकम ही नहीं है और प्रेगनेंसी चल रही है, तो कंपनी उसमें लिमिट लगा सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट, बच्चों का बीमा, माइनर्स। बच्चे कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं कर सकते, तो प्रपोज़ल माता-पिता या गार्डियन सबमिट करते हैं। कंपनी 3 बातें को चेक कर, सबसे पहली बात, बच्चा हेल्दी है या नहीं, उसका फिज़िक कैसा है, ठीक है? उसका फैमिली हिस्ट्री ठीक है या किसी सीरियस डिज़ीज़ का तो रिस्क नहीं है, उसके पेरेंट्स खुद इंश्योरेंस करवाए हैं या नहीं। जैसे बच्चा मेल न्यूट्रिशन से कमज़ोर है और फैमिली में कहीं इंश्योरेंस नहीं है, तो कंपनी सस्पिशियस हो जाएगी। लेकिन अगर पेरेंट्स पहले से ही इंश्योर्ड हैं और बच्चा हेल्दी है, तो इंश्योरेंस अलाउ हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, लार्ज सम एश्योर्ड, बड़ा वाला डील। अगर इनकम के हिसाब से बहुत बड़ा कवर माँगा जाए, तो कंपनी को शक होता है। ठीक है? रूल ये कहता है कि इंश्योरेंस आमतौर पर इनकम का 10 से 12 गुना तक होता है और प्रीमियम एनुअल इनकम का 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसी की सैलरी 5 लाख सालाना है और वो 3 करोड़ का कवर माँग रहा है, तो कंपनी कहेगी भाई इतना बड़ा बीमा आप क्यों लेना चाहते हैं?
कहीं सुसाइडल प्लान तो नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट आते हैं एज। एज जितनी बढ़ेगी रिस्क उतना। 55 साल के बाद पहली बार इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो आप कंपनी के डाउट में हो। अभी तक क्यों नहीं बीमा लिया? कंपनी यही सोचेगी, कहीं हेल्थ इश्यू तो नहीं है? जैसे 50 प्लस एज वालों को कंपनी एक्स्ट्रा रिपोर्ट माँग सकती है, जैसे ईसीजी, एक्स-रे, ब्लड शुगर रिपोर्ट और भी बहुत सारे टेस्ट माँग सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्यूपेशन। काम-धंधा भी इसमें मैटर करता है। किसी का काम ही रिस्की है, तो इंश्योरेंस भी रिस्की होगा, है ना? एक्सीडेंटल हैज़ार्ड जैसे सर्कस आर्टिस्ट, स्टंटमैन, डेमोलिशन वर्कर। अब आते हैं नेक्स्ट हेल्थ हैज़ार्ड जैसे कोल माइंस में काम करने वाला आदमी, डस्ट से फेफड़े और खराब होने की संभावना है। डीप सी ड्राइवर, डिकम्प्रेशन सिकनेस होने का संभावना रहता है उसकी। अब आते हैं मॉरल हैज़ार्ड जैसे नाइट क्लब डांसर, स्मगलर, बॉडीगार्ड, बार इन्फोर्सर। जैसे अगर कोई सर्कस स्टंटमैन इंश्योरेंस ले रहा है तो कंपनी बोलेगी भाई हर दिन तो मौत से खेल रहा है, प्रीमियम तो एक्स्ट्रा दे, ठीक है? नेक्स्ट लाइफस्टाइल एंड हैबिट्स। आदतें भी इंश्योरेंस में रेट डिसाइड करती है, जैसे स्मोकिंग, टबैको, गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, ये सब हाई रिस्क वाला जोन है। तो हाई रिस्क होगा तो हाई प्रीमियम लगेगा। अल्कोहल के मामले में यदि आप लिमिटेड ड्रिंकिंग यदि आप ले रहे हैं तो ठीक, लेकिन हेवी ड्रिंक, लीवर डैमेज या एक्सीडेंट होने का खतरा है या कहीं आप वायलेंस करने का खतरा है, डिप्रेशन में जाने का खतरा है, तो प्रीमियम ज़्यादा है। ड्रग अब्यूज़ है, ठीक है? या इलीगल ड्रग आप खा रहे हैं, तो आपका कंपनी जो है पॉलिसी सीधी तौर पर डिक्लाइन कर सकती है। जैसे आजकल कंपनीज़ स्मोकर और नॉन स्मोकर के लिए भी अलग प्रीमियम का रेट है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि फॉर्म में लिख दूँ कि मैं नॉन स्मोकर हूँ और भाई टेस्ट हो गया, तो आप डायरेक्टली इसमें फँस जाओगे। दोस्तों, बीमा कंपनी कोई मंदिर का प्रसाद नहीं है, ठीक है? कि आप जो भी जाए उसको लड्डू थमा दिया जाए। यहाँ तो कंपनी आपसे खून, पेशाब और फैमिली हिस्ट्री तक को झाँक लेती है। सोचो इंश्योरेंस लेने गए और कंपनी ने कह दिया कि भाई पहले अपना ब्लड प्रेशर, वेट, हाइट, यूरिन सब दिखाओ, तभी मैं आपको जो है इंश्योरेंस दे सकता हूँ। मतलब कि बीमा लेने गए और फ्री हेल्थ चेकअप करवा के आ गए। अब आते हैं मेडिकल अंडरराइटिंग क्या है? मेडिकल अंडरराइटिंग का मतलब है कि आपकी सेहत से जुड़े सभी बातों को देख करके इंश्योरेंस का फैसला किया जाता है। कंपनी मेडिकल रिपोर्ट माँगती है, डॉक्टर से चेकअप करवाती है या फिर डिसाइड करती है कि इंश्योरेंस मिलेगा या इसको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा या इसको मना करना। फैमिली हिस्ट्री को देखेगी, खानदान का पूरा हिसाब-किताब देखेगी। इंश्योरेंस कंपनी आपके डीएनए तक की स्टोरी को पढ़ती है, ठीक है? सबसे पहला हेरेडिटी, कुछ बीमारियाँ विरासत में मिलती हैं, जैसे डायबिटीज़, हार्ट डिज़ीज़, कैंसर। अब आती है दूसरा लॉन्जेविलिटी। लॉन्जेविलिटी मतलब कि अगर पेरेंट्स जल्दी गुज़र गए तो कंपनी को डाउट होता है कि बच्चा जो लाइफ एस्योर्ड है, वो उसका भी तो लाइफ शॉर्ट तो नहीं है, ठीक है? तीसरा फैमिली एनवायरनमेंट। अगर फैमिली ऐसी जगह रहती है जहाँ इन्फेक्शन ज़्यादा है, जैसे गंदे पानी वहाँ पे ज़्यादा बह रहा है, भीड़-भाड़ वाला एरिया है, तो वो जो रिस्क बढ़ सकता है। जैसे अगर माता-पिता को 45 साल में हार्ट अटैक और माँ को 50 साल में कैंसर हुआ है, तो कंपनी आपसे एक्स्ट्रा रिपोर्ट माँग सकती है और प्रीमियम को बढ़ा सकती है। नेक्स्ट पर्सनल हिस्ट्री, आपका अपना मेडिकल रिपोर्ट। अब कंपनी आपसे पास्ट इलनेस को चेक करती है आपका। फॉर्म में सीधा पूछ लेती है, क्या आपको ये प्रॉब्लम हो रही है? मेन डिजीज़ जैसे कि हार्ट डिजीज़, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, अस्थमा या टीबी, कैंसर या किडनी इश्यू, लिवर इश्यू या जैसे आपका सिरोसिस, ब्रेन या नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम, ये सब कंपनी आपसे डायरेक्टली पूछ सकती है या पूछती ही है। जैसे अगर किसी का पास्ट हिस्ट्री में टीबी या अल्सर है तो कंपनी बोलेगी, भाई
इंश्योरेंस मिलेगा लेकिन एक्स्ट्रा फी। आपका बॉडी चेकअप माने पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, आपका हेल्थ वेट चेक किया जाएगा। हर हाइट के लिए एक स्टैंडर्ड वेट तय है। बहुत मोटे ओवरवेट हो जाएँगे, बहुत दुबले अंडरवेट हो जाएँगे। अगर मान लीजिए कि किसी का हाइट 5 फुट 7 इंच है लेकिन वज़न 110 किलो है, तो कंपनी बोलेगी भाई पहले जिम जाओ फिर इंश्योरेंस। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हुआ तो हाइपरटेंशन, बहुत कम हुआ तो हाइपोटेंशन, हाई बीपी मतलब कि हार्ट डिज़ीज़ का रिस्क प्रीमियम ज़्यादा लगेगा। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूरिन टेस्ट में पता चलता है कि बॉडी में साल्ट बैलेंस ठीक है या नहीं। अगर प्रॉब्लम है तो किडनी इश्यू का रिस्क तो प्रीमियम ज़्यादा लगेगा। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, बैक डेटिंग पॉलिसी। इंश्योरेंस वाला टाइम ट्रेवल, बैक डेटिंग मतलब कि पॉलिसी का डेट पीछे का। यानी आप पॉलिसी ले रहे हैं लेकिन पॉलिसी रिकॉर्ड में डेट पुराना मंथ का डाल देते। क्यों करते हैं बैक डेटिंग? सबसे पहले तो लोअर प्रीमियम बेस्ड ऑन एज होगा, ठीक है? आपका प्रीमियम का डेट यदि पीछे चला जाएगा तो आपका तो उम्र भी पीछे चला जाएगा। जैसे आपकी एज 32 साल 7 महीना है, मान लेते हैं। कंपनी मान लेगी कि 33 साल के हो तो प्रीमियम ज़्यादा लगेगा, पहली बार। अगर आपका पॉलिसी 2 महीना बैकडेट कर देते हो, तो एज मानेगी 32 साल 5 महीना, तो प्रीमियम आपका कम लगेगा, ठीक है? टाइम ऑफ पेमेंट, जैसे कि फार्मर का इनकम सिर्फ़ आपका जो है हार्वेस्ट सीज़न में होता है। वो चाहता है कि इंश्योरेंस पेमेंट उसी सीज़न में शुरू हो, जब वो पॉलिसी बैकडेट करेगा, ना कि क्रॉप का हार्वेस्टिंग सीज़न में ही उसका जो है रिन्यूएबल प्रीमियम का डेट पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट, स्पेशल डेट्स, जैसे किसी को चाहिए कि पॉलिसी एनिवर्सरी या आपका बर्थ बर्थ डेट या मेरा मैरिज एनिवर्सरी में मेरा पॉलिसी का डेट पड़े। ये आसान याददाश्त का एक नमूना है। नेक्स्ट आते हैं अर्ली मैच्योरिटी, ये भी एक फैक्टर है। 30 साल की पॉलिसी मार्च 2000 में ली, मैच्योरिटी 2030 में तब होगा। अगर इसे अप्रैल 1999 में बैकडेट कर दिया जाए, तो मैच्योरिटी क्या होगा? 2029 में हो जाएगी, 1 साल पहले। एंडाउमेंट पॉलिसी वालों के लिए ये जैकपॉट है। तो अगली बार इंश्योरेंस लेने जाओ तो फॉर्म भरते वक़्त ये बातें को याद रखना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक बटन को दबा देना, इंश्योरेंस वाले दोस्त से शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। कमेंट लिखना कि इंश्योरेंस में डॉक्टर भी पास है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे इंश्योर्ड, स्टे हेल्थ। धन्यवाद।